तो हम लोगों ने इसके पहले कम्युनिकेशन के डिफरेंट आयाम्स देखे। अब उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है टूरिज्म। कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म साथ में एक्चुअली पढ़ा जाता है, ठीक है, और कल्चर भी साथ में पढ़ा जाता है। कल्चर चूंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम लोग टूरिज्म देखेंगे। तो टूरिज्म इन इंडिया, पर्यटन, भारत में पर्यटन। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, उसके संबंधित नीति नियम कानून वगैरह बनाने के लिए, यानी पूरे टूरिज्म सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इस मिनिस्ट्री की स्थापना 1967 में की गई थी। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कुछ बहुत सारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। हम लोग उनका पहले एक बार जो है ओवरव्यू लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, यानी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, स्टैट्यूटरी बॉडी इत्यादि इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं जो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काम करती है। चलिए पहला देखते हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, IHMCTAN। ये एक इंस्टीट्यूट है जो होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में डिफरेंट टाइप के कोर्सेस चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत रह करके ये सारे गवर्नमेंट जो है संस्थान चलाती है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? वर्तमान में ये कोलकाता, मुंबई, भटिंडा पंजाब, हाजीपुर, भोपाल, अहमदाबाद और जयपुर, यहाँ ये संस्थान जो है वो लोकेटेड है। दूसरा है इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी भारत में डिफरेंट टाइप के होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इत्यादि जो है वो कराती है। इसके लिए जिस प्रकार से IIT वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th के बाद, वैसे 12th के बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। और यहाँ पर भी जो है BSc इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है, ये बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BHM और मास्टर डिग्री और इसके अलावा डिफरेंट प्रकार के सर्टिफिकेट, 6 महीने साल भर वाले कोर्स, डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर ये सब जो है वो चलाए जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इनको बोला जाता है IHM, ठीक। भारत में सरकारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट 42, जिनमें से 21 सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, माने उसका पूरा रखरखाव, पैसा, फीस और जो उसका पाठ्यक्रम है सब कुछ, और 21 स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए गए हैं। तो यानी टोटल 42 IHM भारत में है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे अपने आसपास यदि हम देखें तो इंदौर में सयाजी होटल है, वो इसका कोर्स कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जिनको जो है मान्यता प्राप्त है। कहां से मान्यता प्राप्त है हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो है इस प्रकार के कोर्सेज चलाते हैं। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स भारत में 10 हैं, ठीक है। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, फूड क्राफ्ट का मतलब डिफरेंट टाइप के फूड बनाना किसी एक चीज से, ठीक है, तो फूड को क्राफ्टिंग करना। चलिए चौथे नंबर पे इंडियन क्यूलिनरी इंस्टीट्यूट तिरुपति। ये भी जो क्यूलिनरी माने जो डिफरेंट टाइप के टूल्स यूज किए जाते हैं फूड सेक्टर में, ठीक है, उसके लिए ये एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो है खोला गया है आंध्र प्रदेश तिरुपति में। पांचवें नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर। तो टूरिज्म और ट्रैवल के लिए यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं। यहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट रन जो है इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा करियर है इसमें आगे चल करके, ठीक है। तो ग्वालियर में पहले था, फिर बाद में इसके सेंटर्स भुवनेश्वर उड़ीसा, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश और गोवा में इसके सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। छठवें नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए एक एडवेंचर टूरिज्म के रूप में गोवा में इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली, ये वो संस्थान है जो भारत में जितने भी होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी या हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुलते हैं उनको ये मान्यता प्राप्त कर देती है, मान्यता देती है, एफिलिएट करने वाली बॉडी है। यानी भारत में हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग, ट्रैवल टूरिज्म
से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं उनके लिए नियम बनाना, कानून बनाना, पाठ्यक्रम तय करना, पूरी प्रोसीजर तय करना और उनको एफिलिएशन देना इस संस्थान का काम है। जिस प्रकार भारत के सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट AICTE से एफिलिएटेड होते हैं, उसी प्रकार भारत के जितने होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग वाले या हॉस्पिटैलिटी वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस काउंसिल द्वारा जो है वो एफिलिएटेड होते हैं। तो जब कभी भी आप में से किसी को होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग वगैरह का कोई कोर्स करना है तो जरूर देख लें कि वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, सरकारी है तो कोई बात ही नहीं है, प्राइवेट है तो वो इस काउंसिल की वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो एफिलिएटेड है या नहीं। चलिए 8वें नंबर पे हम आते हैं, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। भारत में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी। तो ये 8 बड़ी बड़ी जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत रह करके डिफरेंट टाइप के काम करते हैं और टूरिज्म को प्रमोट करने का जो है आगे ये काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बोर्डों की स्थापना की गई है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो वो हम जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अदर टूरिज्म रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, अदर का मतलब है कुछ ऐसे भी संस्थान है भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत नहीं है, ना ही किसी भारत सरकार के मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वो एक प्रकार के प्राइवेट संस्थान है लेकिन भारत सरकार के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ऐसा एक इंस्टीट्यूट है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसका शॉर्ट में नाम बनता फेथ। ये भारत में जितने भी होटल सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाली संस्थान है उनका ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत में हॉस्पिटैलिटी के लिए, टूरिज्म के लिए क्या नित नए प्रयोग किए जाने चाहिए, उस सेक्टर को कैसे ग्रो करें, उस क्षेत्र में ये काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम इतनी बात तो हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं टूरिज्म की डेफिनेशन क्या है, पर्यटन की क्या है परिभाषा। ठीक है, हिंदी में उसको पर्यटन, तीर्थाटन और भी कई नामों से जो है वो जाना जाता है। चलिए हम लोग इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ पीपल to destinations outside their normal place to work, knowledge, treatment, business, leisure, etc. is known as tourism। क्या मतलब इसका हिंदी में? जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से बाहर, मूल स्थान को छोड़कर कहीं और टेम्परेरी पीरियड के लिए, माने कुछ समय के लिए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, ऐसे कुछ समय के लिए अपने स्थान को छोड़कर हॉलिडे मनाने के लिए, आनंद करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है, तो इस घटना को टूरिज्म कहते हैं। यानी इसमें शर्त यह है कि जो आदमी अपनी जगह को छोड़कर गया है वो टेम्परेरी गया हो, माने कुछ दिन बाद वो वापस अपनी मूल जगह पर आ जाए, वहीं रच बस जाए, तो वो टूरिज्म नहीं कहलाता। ठीक है, वो सेटलमेंट कहलाता है। तो यहां पर यह है टूरिज्म की डेफिनेशन। ठीक, अब टूरिज्म कितना महत्व रखता है उसके संबंध में एक चीनी कहावत है, चाइनीज प्रोवर्ब है। क्या है? ट्रैवलिंग अ माइल इम्पार्ट्स मोर नॉलेज देन रीडिंग अ माइल ऑफ रिटन वर्ड्स। यानी 1 मील यात्रा करने से बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है, बनिस्पत आप 1 मील लंबाई के शब्दों को पढ़ें किताब से, उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है 1 मील की यात्रा करने से। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि किताब से ज्यादा ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम पर्यटन करते हैं, अपने घर से, अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और डिफरेंट टाइप के जो है नेचुरल और मैनमेड चीजों से हम इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है टूरिज्म का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये टूरिज्म का इंपॉर्टेंस, आप कभी टूरिज्म पर कोई लेख लिखने को आए तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, most of countries of the world including India have given it industry status। यानी आज दुनिया के बहुत सारे देशों ने टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है। भारत में भी हमने टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा। इंडस्ट्री का दर्जा देने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री रिलेटेड सारी फाइनेंस की सुविधाएं, रूल्स रेगुलेशन इस इंडस्ट्री पर, इस सेक्टर पर लागू होने लग जाते हैं। ये अपना फंड वगैरह जुटा सकती हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो टूरिज्म सर्विस सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया टूरिज्म की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। आज टूरिज्म दुनिया के कुछ देशों का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे अगर आप कैरेबियन कंट्रीज में चले जाएं, कैरेबियन कंट्रीज माने आपका ये जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, एंटीगुआ, बारबुडा, ठीक है, इन सारे देशों में, इसके अलावा जितने मैरीटाइम कंट्रीज है जैसे मालदीव है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ये इनकी कमाई का बहुत बड़ा सोर्स ही टूरिज्म है। तो टूरिज्म आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है और उसका किसी भी देश की सरकार में बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, हेंस इट कैन नॉट बी डिनाइड। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम आगे देखते हैं टूरिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, किसी भी देश के लिए टूरिज्म का क्या महत्व, व्यक्ति के लिए, देश के लिए। ठीक है, चलिए पहली बात, टूरिज्म के माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम अपने देश के भीतर ही पर्यटन करते हैं, खास करके ऐसे देशों में जो विविधतापूर्ण है जैसे कि भारत, तो अगर भारत अपने देश के भीतर नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, आपका वेस्ट में, नॉर्थ में कहीं भी अगर एक व्यक्ति यात्रा करने जाता है तो हम अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के लोगों से, उनके पहनाव से, उनके हाव भाव से परिचित होते हैं और इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है। ठीक है, दूसरा है अगर हम देश से बाहर घूमने जाते हैं, पर्यटन करने जाते हैं, तो हमारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हम समझते हैं पासपोर्ट क्या होता है, हम समझते हैं वीजा क्या होता है, हम समझते हैं क्रूज शिप क्या होता है, हम समझते हैं एरोप्लेन में कैसे जाना है। हम फ्रांस घूमने गए तो फ्रांस की भाषा कौन सी है, वहां की मुद्रा कौन सी है, वहां चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है, वहां साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। तो इस प्रकार से हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो मजबूत होती है। ठीक है, तीसरी बात, हेल्प्स इन इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वाभाविक बात है किसी भी देश में अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, एयर मार्ग, शिप, बिजली, होटल, ठीक है, इन तमाम प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड व्यवस्थाओं को अप टू डेट करना पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तभी टूरिज्म सेक्टर हमारा ग्रो करेगा। चौथी बात, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। स्वाभाविक बात है अगर टूरिज्म हमारे यहाँ बढ़ता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को बल मिलता है और उन सारे सेक्टर में, एक तो पर्टिकुलर अगर हम बात करें टूरिज्म का तो टूरिज्म गाइड के रूप में, ठीक है, फिर जिन क्षेत्रों को टूरिज्म के रूप में डेवलप किया गया उसके आसपास लोगों ने दुकान लगा लिए, होटल हो गया, रिक्शा हो गया, ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधन हो गए, बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इन तमाम प्रकार से अगर टूरिज्म को हम डेवलप करते हैं तो इस प्रकार से ह्यूज मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। सपोर्ट्स अदर सर्विस एंड इंडस्ट्रीज, अन्य सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज सेक्टर को ये जो है सपोर्ट करती है। जैसे हमें पर्यटन करना है तो बिना होटल के पर्यटन संभव नहीं है। बाहर से अगर कोई घूमने आ रहा है तो कहाँ रहेगा, ठीक है, गोल बाजार में आकर सो नहीं जाएगा, तो उसको एक अच्छा होटल चाहिए, तो होटल सेक्टर ग्रो करेगा। यहाँ डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल लेन देन है तो सारा पैसा तो वहां से लेके नहीं आएगा, ठीक है, कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह अपने साथ लेके आएगा, डेबिट कार्ड कुछ लेके आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बैंकिंग सुविधाओं का भी विस्तार होता है, परिवहन सुविधा का विस्तार होता है, उससे रिलेटेड बहुत प्रकार की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, चलिए फिर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्वाभाविक बात है अगर इंटरनेशनल टूरिज्म हमारे देश में हो रहा है, बाहर के देश हमारे देश में आ रहे हैं, तो अपने अपने देशों की मुद्रा या अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं लेकर के आते हैं, जिनको वो एयरपोर्ट वगैरह में या बहुत सारे एक्सचेंज सेंटर भारत सरकार ने जगह जगह खोल रखे हैं, वहां से वो एक्सचेंज करके और भारतीय मुद्रा प्राप्त करते हैं और इस प्रकार भारत के पास काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो पर्यटन के माध्यम से हमें जो है वो प्राप्त हो जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा एक बहुत कीमती संसाधन है। ठीक है, 7वें नंबर में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। अब पर्यटन का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत बड़ा रोल होता है, जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल होता है, अदर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका एक वाइड लेवल पे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, बैंकिंग सेक्टर ग्रो करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रो करता है, छोटे मोटे जो आजू बाजू जो दुकान लग जाते हैं उन दुकानों से जो अपना फुटपाथ में जो दुकान लग जाते हैं, ठीक है, वेंडर्स कहते हैं जिनको, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके सोर्स ऑफ लिवलीहुड उनको प्राप्त होता है। तो तमाम प्रकार का इकोनॉमिक गतिविधि पर्यटन के कारण चलती रहती है। 8वें नंबर कल्चरल एक्सपेंशन एंड एक्सचेंज। जब मान लीजिए भारत है, भारत के बहुत ज्यादा लोग अमेरिका घूमने जाते हैं या अमेरिका के बहुत ज्यादा लोग भारत घूमने आते हैं, तो इससे इन दो देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। यानी हम हमारे देश में जब अमेरिका के लोग घूमने आते हैं तो हम अमेरिका के कल्चर को थोड़ा मोड़ा जानने समझने की कोशिश करते हैं
और वो भारतीय कल्चर को जानने समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जब भारतीय लोग अमेरिका जाते हैं घूमने, तो हम अमेरिका की कला संस्कृति को और वो भारत की कला संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। इससे दो देशों के बीच में कला एवं संस्कृति का, कल्चर का जो है वो एक्सचेंज होता है, और इससे हमारी कला एवं संस्कृति या उनकी कला एवं संस्कृति कई देशों में फैलने लगती है। ठीक है, भारत में जो आज एक मिक्स्ड कल्चर है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भारत में तो आर्यन कल्चर था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के बहुत सारे देश के लोग हमारे यहाँ पर्यटन करने आए, फिर कुछ बस भी गए, और इसके कारण आज भारत की जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर बन चुकी है। माने हमारे यहाँ कोई एक सिंपल कल्चर नहीं पाई जाती। हमारे भारत देश में दुनिया के लगभग सभी संस्कृतियों का समावेश है। ठीक है, ये सब भारत में पर्यटन और भारत में कुछ बाहर से आकर के बसने वाले लोगों के कारण हुआ है, जो हम लोग इतिहास में देखेंगे। शक, कुषाण, पहलव, ठीक है, फिर मुस्लिम्स, फिर क्रिश्चियंस, ऐसे बहुत सारे लोग आए और आज एक कंपोजिट कल्चर का निर्माण भारत में हुआ है। चलिए 9वें नंबर पे हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जब टूरिज्म सेक्टर डेवलप करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जब ये सब कुछ होगा तो हमारे सामाजिक आर्थिक विकास भी हमारे देश में होगा, लोगों की हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोगों के सोर्स ऑफ लिवलीहुड तक उनकी पहुंच बढ़ेगी। इसके कारण वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में काम कर सकते हैं, बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, इंश्योरेंस सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो मेजर्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल रीच, ये सब चीजें भारत में बढ़ेंगी। ठीक है, अच्छा 10वीं बात, वेलबींग एंड वेलफेयर। जब ये सब कुछ इतना डेवलप होगा तो इन सब चीजों के माध्यम से व्यक्ति अपना वेलबींग और सरकार टूरिज्म के माध्यम से जो पैसा सरकार को आएगा उसके माध्यम से सरकार भारत में वेलफेयर के कार्यक्रम वगैरह भी जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए ये 10 इंपॉर्टेंट उसके जो है इंपॉर्टेंस है टूरिज्म। ठीक है, अब इनके भीतर भीतर जाके भी आपको लिखना है जो चीजें मैंने आपको ऐसे बोल के बताई है। ठीक है, केवल आप ऐसे ऐसे लिख लेंगे तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, सबके अंदर की जो बातें हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। भारत में टूरिज्म को डेवलपमेंट करने की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि किसी भी कंट्री में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज्यादा होती है जितनी वहां डाइवर्सिटी होती है। हायर द डाइवर्सिटी, हायर द अपॉर्चुनिटीज फॉर टूरिज्म। तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है in terms of climatic diversity, in terms of racial diversity, in terms of technological diversity, in terms of linguistic diversity, सभी प्रकार की डाइवर्सिटी भारत में विद्यमान है। इसलिए भारत में पर्यटन का अवसर बहुत ज्यादा है। ये अलग बात है कि उस लेवल तक भारत में पर्यटन अभी नहीं पहुंचा है, और वर्ल्ड टूरिज्म में इंडिया का शेयर अभी 1% से भी कम है। इसलिए टूरिज्म सेक्टर, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टूरिज्म सेक्टर इंडिया इज अ गोल्ड माइन। ये एक सोने की खदान की तरह है जिसमें से खोलते जाओ सोना निकलता जाएगा, लेकिन इस पर ध्यान देने की जरूरत है, टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत। तो हम लोग आगे देखेंगे कि हम कैसे भारत सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि भारत में कैसे अपॉर्चुनिटीज हैं पर्यटन के लिए। तो नंबर 1, वेदर एंड क्लाइमेटिक रिसोर्सेज। भारत के पास क्या क्या रिसोर्सेज है टूरिज्म के लिए। पहला, वेदर एंड क्लाइमेटिक रिसोर्सेज। इसका मतलब भारत में डिफरेंट टाइप की वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती है, उसके कारण डिफरेंट सीजन्स भारत में बनते हैं, और उसके कारण अलग अलग सीजन में नेचर के अलग अलग ब्यूटी हमको जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में वैसे तो आईएमडी के हिसाब से 4 प्रकार के सीजन्स होते हैं, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 6 प्रकार के सीजन होते हैं, यानी भारत में हर 2 महीने में सीजन बदलता है। तो इस सीजनल चेंज में भी लोगों को टूरिज्म का अवसर मिलता है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि वहां पर जाओ तो पहले गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, फिर ऐसे होंगे, फिर वैसे होंगे, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सीजन्स उनको देखने को मिलता है। तो इंडिया एक अच्छा डेस्टिनेशन पर्यटन के लिए हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इंडिया के पास लैंडस्केप रिसोर्सेस है। लैंडस्केप रिसोर्सेस माने इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें
माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, हिल्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, लेक्स पाई जाती हैं, रिवर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो जियोग्राफिकल लैंडस्केप है, जियोग्राफिकल भू आकृति, तो विभिन्न प्रकार की भू आकृति भारत में देखने को मिलती है। और जब ये डिफरेंट टाइप की भू आकृति देखने को मिलती है तो पर्यटन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए डायवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी, इसके बनस्पत यदि आप किसी देश में गए, मान लिया आइलैंड कंट्री में गए, तो आइलैंड कंट्री में आपने केवल आइलैंड घूमा या वहां पर जो सी के आसपास का माहौल है आपको वही देखने को मिला। लेकिन अगर एक व्यक्ति इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशाओं को घूम ले तो उसको दुनिया में जितने प्रकार की चीजें होती हैं वो सब इंडिया में उसको देखने को मिलेगा। माउंटेन्स यदि देखना है तो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स आपको आप जो है उत्तर और उत्तर पूर्व भारत चले जाएं तो आपको वहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर बर्फ से जमी चोटियां, बड़े बड़े ग्लेशियर, ठीक है, उस पर किए जाने वाले एडवेंचरस कार्यक्रम, स्कीइंग करना है, बर्फ में फिसलना है, ठीक है, और भी बर्फ रिलेटेड जितनी स्पोर्ट है या एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं वो सब आप देख सकते हैं, ठीक है। हिल्स में चले जाएं तो आपको हिल स्टेशंस मिलेंगे जो कि गर्मी के सीजन में जब गर्मी होती है तो हिल स्टेशन आप घूमने जाते हैं, वहां से आपको बड़े बड़े पर्वत पठार, उससे गिरती हुए झरने, नदियां, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की डिफरेंट डाइवर्सिटी, लैंडस्केप डाइवर्सिटी इंडिया में अवेलेबल है जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। तीसरी बात, सी स्केप रिसोर्सेस। भारत में समुद्र से लगे हुए जो महत्वपूर्ण भूदृश्य हैं वो भी अवेलेबल है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि यार हम भारत जाएं, वहां पर्वत पठार मैदान तो देखने को मिल जाएगा लेकिन समुद्र देखने को नहीं मिलेगा, नहीं, आपको समुद्र भी देखने को मिलेगा, बीच भी देखने को मिलेगा, कस्प भी देखने को मिलेंगे, पुलिन्स भी देखने को मिलेंगे, सैंडबार्स देखने को मिलेंगे, लैगून्स देखने को मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, कोरल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के मैराइन ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो याद है इंडिया में मैराइन सीस्केप भी है। तो यदि भारत में कोई व्यक्ति इस विचार से आए कि हमें विभिन्न प्रकार की चीजों में पर्यटन का आनंद उठाना है, हमें बर्फ से जमी हुई चोटियां भी देखनी है, हमें समुद्र के बीच में जो है बढ़िया धूप भी सेकनी है वहां पर बैठ करके, ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अवेलेबल होती है। खैर आगे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसोर्सेज। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है, इसलिए जब व्यक्ति भारत घूमने आता है तो उसको हिस्ट्री से रिलेटेड अनेक प्रकार की चीजें, लाइब्रेरीज, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हमारी हिस्ट्री और हमारे रिच कल्चर को लोगों के सामने रखता है, उसका हम लोगों ने डिजिटलाइजेशन भी कर दिया है, पार्लियामेंट भवन है, ठीक है, तो ये सब चीजें, ताजमहल है, तो डिफरेंट टाइप के मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में अवेलेबल है। वर्तमान में भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो कि दुनिया में 6वें लार्जेस्ट नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इटली में है, ठीक है, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगला है इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। पारिस्थितिक रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी डिफरेंट टाइप के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो है आपको जूलॉजिकल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वर्ल्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स और बायोजियोग्राफिक जोन्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो वी आर अ बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री। ये सारी इकोलॉजिकल चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है अनेक प्रकार की इन्हीं इकोलॉजिकल से जुड़े हुए चीजें जैसे वेटलैंड हो गए, कोरल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, ये तमाम चीजें इंडिया में जब कोई व्यक्ति आए घूमे तो उसको ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। छठवीं बात, मेडिकल रिसोर्सेज। मेडिकल रिसोर्सेज भी भारत में अवेलेबल हैं, यानी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके डिफरेंट प्रकार के जो मोड्स हैं वो इंडिया में किए जाते हैं। जैसे आयुष माने एलोपैथ, आयुष माने आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, ठीक है, सिद्धा, होम्योपैथी। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में और भी कई प्रकार की नेचुरोपैथी या आयुर्वेद के अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में हमें मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो परंपरागत ट्रीटमेंट भी है, जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट है, वो भी भारत में दुनिया से सबसे सस्ता इलाज और दुनिया में सबसे सस्ती दवाई भारत में मिलती है। जेनरिक दवाई का भारत जो है वो वर्ल्ड में मास्टर कंट्री जेनरिक दवाई की क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज भारत में जो है। इसके अलावा जो सन थेरेपी है, फ्लावर थेरेपी है,
नेचुरोथेरेपी है, अनेक प्रकार की थेरेपीज भारत में अवेलेबल है, उसको जानने वाले लोग अवेलेबल हैं, ठीक है, और सरकार उसको प्रमोट भी कर रही है। तो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर भी भारत में बहुत सारे लोग आते हैं। रूरल रिसोर्सेस, कुछ लोग भारत की जो रूरल स्ट्रक्चर है उसको भी देखने आते हैं। तो भारत 70% ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, तो रूरल रिसोर्सेस, गाय बैल, खेती, परंपरागत चीजें, जो कुछ भी, तो वो सब कुछ भी अवेलेबल है। ट्राइब्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल परंपरागत तरीके से रहने वाले लोग अवेलेबल हैं, बिल्कुल आदिम जमाने से चली आ रही चीजें भी भारत के डिफरेंट क्षेत्रों में देखने को मिलती है। रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब रूरल क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये भी इंडिया के लिए पर्यटन का एक रिसोर्स है। पिलग्रिमेजेस रिसोर्सेस, इंडिया में लगभग दुनिया के सभी धर्म पाए जाते हैं और उन सभी धर्मों से संबंधित भारत में स्मारक हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, तो वो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे दुनिया की सबसे प्राचीन जो चर्च है वो गोवा में आपको मिल जाएगी। दुनिया के प्राचीनतम मस्जिदों में से एक दो आपको भारत में मिल जाएंगे। दुनिया के विशालतम हिंदू मंदिर में से दूसरे नंबर, पहला तो कंबोडिया में है, लेकिन दूसरा आपका अक्षरधाम, और इस टाइप से तो कुल मिलाकर के हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी सभी धर्म के लोगों के लिए यहाँ पर चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सभी प्रकार की चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसलिए जो धार्मिक पर्यटन है उसकी संभावनाएं भारत में बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इवन बहुत सारे धर्मों का जन्म भारत में हुआ है, एक प्लस पॉइंट है। जैनिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, हिंदुइज्म यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ है, बुद्धिज्म यहाँ ओरिजिनेट हुआ है, सिखिज्म यहाँ ओरिजिनेट हुआ है, और ये आज दुनिया के बड़े बड़े धर्मों में इनकी गिनती हो जो है वो की जाती है। ठीक है, इस्लाम का ओरिजिन भले नहीं हुआ है इंडिया में, लेकिन इंडिया ने इस्लाम को भी फलने फूलने के लिए पर्याप्त अवसर दिया है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की ओरिजिन भी इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन क्रिश्चियनिटी को भी फलने फूलने के लिए पर्याप्त अवसर जो है भारत में दिए गए। ठीक है, चलिए, तो पिलग्रिमेज रिसोर्सेज आपको समझ में आ गया। एडवेंचर रिसोर्सेज, एडवेंचर माने अगर आपको माउंटेनियरिंग करनी है, बोटिंग करनी है, क्रूज में क्रूज टूरिज्म करना है, रेगिस्तान में जाना है, कैमल बोट करनी है, तो एडवेंचर रिलेटेड जितने भी टूरिज्म है वो सब, बर्फ पे फिसलना है, सागर की लहरों में बोट चलाना है, ठीक है, तो तब सभी प्रकार के एडवेंचर्स भारत में अवेलेबल हैं जो दुनिया में अन्यत्र कहीं अवेलेबल। हॉर्स राइडिंग, ठीक है, एलिफेंट राइडिंग, और ज्यादा टाइगर राइडिंग भी करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो तमाम चीजें आपको इंडिया में एडवेंचर रिलेटेड बहुत अपॉर्चुनिटीज है। लग्जरी जो रिसोर्सेस है, तो भारत में प्राचीन राजा महाराजाओं के महल, भवन, उनको आज होटल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा लग्जरी ट्रेन्स, लग्जरी होटल्स, लग्जरी जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं, तमाम प्रकार की लग्जरी टूरिज्म को भी भारत बढ़ाने के दिशा में बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। तो लग्जरी टूरिज्म के भी अवसर, यदि कोई बहुत पैसे वाला आदमी है और सोचता है कि यार भारत तो गरीबों का देश है और वहां आपको लग्जरी चीजें नहीं मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है, लग्जरी टूरिज्म का भी भारत में अवसर है। हेरिटेज टूरिज्म, हेरिटेज माने हमारी जो विरासत है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की विरासत हो, जैसे कि आप देखेंगे तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम जो स्टीम इंजन है वो आपको भारत में मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग रेलवे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, साहिब सिंध वगैरह ये सब। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार की विरासत, क्योंकि भारत प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, तो हमारी जो प्राचीन रिच विरासत है, रिच हेरिटेज है, उसके भी दर्शन भारत में आपको हो जाएंगे, और उसके लिए जगह जगह भारत में हेरिटेज म्यूजियम, अब आजकल हमने उसको डिजिटल हेरिटेज म्यूजियम में कन्वर्ट करने की बात जो है वो चल रही है। 3D पिक्चर के माध्यम से हम सारी चीजों को डिजिटल माध्यम से इस रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि जब व्यक्ति उसको देखे तो ऐसा लगे कि हमने साक्षात उस चीज के दर्शन कर लिए। ठीक है, तो ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, या और भी जो डिफरेंट टाइप की हमारे पास हेरिटेज रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, चीजें हैं, किताबें हैं, ठीक है, या जो कुछ भी हमारे पास जो हमारा हेरिटेज है उसके भी पर्याप्त अवसर यहाँ पर अवेलेबल है। बिजनेस एंड प्रोफेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, तो इंडिया में अब डिजिटल इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, तो इंडिया में बिजनेस और जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आईटी प्रोफेशनल्स हो, ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल्स हो, टीचिंग प्रोफेशनल्स हो,
या मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, सभी प्रकार के प्रोफेशनल्स भी अब भारत में आते हैं और टूरिज्म के लिए आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, प्रोफेशनल लर्निंग करने के लिए आते हैं। नॉलेज रिसोर्सेज माने दुनिया के कई देशों के जो व्यक्ति हैं वो हमारे यहाँ नॉलेज माने एजुकेशन गेन करने के लिए आते हैं। और प्राचीन काल में नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी थी उसको हम फिर से एक बार नई यूनिवर्सिटी का रूप दे करके बना रहे हैं और दुनिया भर के बच्चों को, दुनिया भर के देश के बच्चों को वहां पर नॉलेज दिया जाएगा। तो इंडिया बहुत जल्द दुनिया में एक नॉलेज हब बनने वाला है। तो वी आर वेरी वेल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, वी आर वेरी वेल हिंदी स्पीकिंग पीपल, वी आर वेरी वेल संस्कृत स्पीकिंग पीपल। तो डिफरेंट टाइप की जो लिंग्विस्टिक लर्निंग है, डिफरेंट टाइप की जो साइंटिफिक लर्निंग है, वो सभी चीजों की लर्निंग के अवसर अब भारत में अवेलेबल हो रहे हैं। ये अलग बात है कि हम भारत के रहने वाले लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे। चलिए चौथी बात हम देखते हैं डाइवर्सिटी रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे भारत में सब प्रकार की डाइवर्सिटी अवेलेबल है। ठीक है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी। ठीक है, कहीं भारत में मंगोलाइट रह रहे हैं, कहीं कॉपोसाइट रह रहे हैं, कहीं निग्रोसाइट रह रहे हैं, कहीं कोई हिंदी बोल रहा है, कहीं कोई तमिल बोल रहा है, कहीं कोई अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी, चाहे वो रिलीजन की बात करें आप, एजुकेशन की बात करें आप, टेक्नोलॉजी की बात करें आप, किसी भी क्षेत्र की बात करें, इंडिया में रिच डाइवर्सिटी के दर्शन आपको होते हैं जो दुनिया के और किसी देश में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, क्राफ्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट रिसोर्सेज, इसके अलावा भारत में क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट, डिफरेंट टाइप की पेंटिंग, डिफरेंट टाइप के बैम्बू से बनने वाली चीजें, डिफरेंट टाइप की जूट से बनने वाली चीजें, मिट्टी से बनने वाली चीजें, तो ये तमाम चीजें इंडिया में क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड अवेलेबल हैं। इन तमाम चीजों को यदि हम कंपोजिट रूप से मिलाकर देखें तो इंडिया में रिच अपॉर्चुनिटीज हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी टूरिज्म के लिए है। केवल हमें इसको डेवलप करने की जरूरत है। इस ओर में भारत सरकार ने कदम उठाया है, इसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है। इसके प्रमोशन के लिए अनेक जो है इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने लिए हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।